गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट राहुल कुशवाहा। तो यार पिछले वीडियो में हमने किसकी बात कर ली है? फोटो रेस्पिरेशन की। वो फोटो रेस्पिरेशन किया था यार, एक वेस्टफुल प्रोसेस था। तो अब तक हमने C3 साइकिल के बारे में बात कर ली। वहां पे हमने क्या है, एटीपी NADPH को बना लिया था। फिर हमने क्या है कि फोटो रेस्पिरेशन की बात कर ली, जो कि क्या था, एक वेस्टफुल प्रोसेस था। लेकिन हाँ, एक टाइम पे हमारे लिए वो क्या था, यूजफुल था। कब यूजफुल था? कि वो फोटो ऑक्सीडेशन से पिगमेंट्स को बचा रहा था। कौन? फोटो रेस्पिरेशन। अदरवाइज वो क्या था कि बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस था। वेस्टफुल प्रोसेस हमने इसलिए बोला था क्योंकि केल्विन साइकिल में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे थे उनको वो क्या कर रहा था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दे रहा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं C4 साइकिल के बारे में। किसके बारे में? C4 साइकिल के बारे में। C4 साइकिल, या फिर इसी को बोलते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे। क्या? हैच एंड स्लैक पाथवे। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस पाथवे को क्या है, खोजा था। इसको C4 साइकिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस साइकिल में जो अभी हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं, जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो कौन सा? 4 कार्बन का बनता है। क्या? C4 साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड बनता है, क्या, जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज OAA, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये क्या होता है, कितने कार्बन का? 4 कार्बन का होता है। इसलिए हम इस साइकिल को क्या बोलते हैं? C4 साइकिल। ये जो हमारा C4 प्लांट है, ये जो हमारा C4 प्लांट है, C4 साइकिल किसमें चलेगा? C4 प्लांट में। लेकिन क्या है यार, हमने पहले ही बोल रखा है क्या, कि C3 साइकिल इज यूनिवर्सल पाथवे। उसको हमने यूनिवर्सल पाथवे क्यों बोला था? क्योंकि जितने भी फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म है उन सब में क्या चल रहा होगा? C3 साइकिल। तो ये C4 है, इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो मतलब क्या है कि C3 तो चलेगा ही, उसके साथ साथ क्या चलेगा? C4 चलेगा। तो क्या होगा कि C4 प्लांट्स में क्या चलता है? C4 प्लांट्स में C3 भी चलेगा और C4 भी चलेगा। C3 भी चलेगा और C4 भी चलेगा। तो यार बात आती है क्या, कि ये C3 कहां चलेगा और C4 कहां चलेगा? तो इनमें क्या है ना, कि स्पेशियल सेपरेशन होता है। किनमें? C4 प्लांट्स में क्या होता है? स्पेशियल सेपरेशन। क्या होता है? C4 प्लांट में क्या होता है यार? स्पेशियल सेपरेशन होता है। क्या? स्पेशियल सेपरेशन होता है। ये स्पेशियल सेपरेशन कहने का क्या मतलब है, कि जो केल्विन साइकिल चल रहा है, जो C3 साइकिल चल रहा है, वो कहीं और चलता है, और ये जो C4 साइकिल है यहाँ, ये क्या है, कहीं और चलता है। कहने का मतलब ये है कि ये C3 C4 मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि इसमें जो लाइट रिएक्शन चलता है और जो डार्क रिएक्शन चलता है वो क्या है, अलग अलग जगह पे चलता है। अलग अलग जगह पे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मीजोफिल सेल होगा उसमें क्या चल रहा होगा? लाइट रिएक्शन। क्या? ये C3 C4 लिखने से अच्छा है मैं क्या लिखूं, कि जो हमारा लाइट रिएक्शन चल रहा होगा, क्या, लाइट रिएक्शन जो हमारा चल रहा होगा वो किसमें चल रहा होगा? मीजोफिल सेल्स में। किसमें? मीजोफिल सेल्स में। और जो हमारा केल्विन साइकिल चल रहा होगा, क्या, केल्विन साइकिल जो हमारा चल रहा होगा वो किसमें चल रहा होगा? बंडल शीथ सेल में। किसमें यार? बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में। लो, मैंने 2 सेल का नाम ले लिया। कौन कौन सा? मीजोफिल और बंडल शीथ सेल। इसका मतलब ये हुआ कि जो C4 साइकिल है, C4 साइकिल में कितने इन्वॉल्व होंगे सेल? 2। कौन कौन से? एक मीजोफिल सेल और एक बंडल शीथ सेल। ये जो C4 प्लांट्स है ना, इनमें एक अलग सा स्पेशल कैरेक्टर होता है। क्या? उसको हम बोलते हैं क्रेन्ज एनाटोमी। मैं इसको मिटा के उसको बनाता हूं। तो क्या मैंने बोला यार, कि जो C4 प्लांट्स है इनके पास क्या है, एक स्पेशल फीचर है। वो फीचर क्या है? क्रेन्ज एनाटोमी। ये क्रेन्ज एनाटोमी क्या C4 प्लांट्स के पास क्या होता है? क्रेन्ज एनाटोमी। C4 प्लांट्स हैव क्रेन्ज एनाटोमी। क्या? क्रेन्ज एनाटोमी क्या होता है? क्रेन्ज एनाटोमी होता है। ये क्रेन्ज का मतलब क्या है यार? इस क्रेन्ज का मतलब और होता है क्या? रिथ लाइक स्ट्रक्चर। क्या? रिथ लाइक स्ट्रक्चर।
अब आप ये सोच रहे हो यार कि पहले ही क्रेंज का मतलब समझ में नहीं आ रहा था और आपने क्या लिख दिया है, रिथ लिख दिया। ये तो और उससे भी ज्यादा टेढ़ा है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये इसका मतलब क्या, एक तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा? रिंग लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो इसको। कैसे? रिंग लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो। मैं दिखा रहा हूं आपको कैसे होता है। ये जो क्रेंज एनाटॉमी होता है, पहले इसमें क्या होता है कि इस क्रेंज एनाटॉमी में क्या होता है कि एक मीजोफिल सेल होता है। क्या होता है? मीजोफिल सेल होता है प्लस बंडल सीथ सेल होता है प्लस क्या होता है? वस्कुलर बंडल्स। पता है क्या आपको वस्कुलर बंडल्स किसको बोलते हैं? क्या होता है? वस्कुलर बंडल्स। ठीक, किधर से किधर चल रहे हैं हम लोग? आउटर से इनर चल रहे हैं। ठीक, ये सबसे बाहर होता है, उसके अंदर ये होता है, उसके अंदर ये होता है। ये वस्कुलर बंडल्स कहने का मतलब क्या यार? वही हमारा कौन? जाइलम एंड फ्लोएम। क्या? जाइलम एंड फ्लोएम। ये वही जाइलम एंड फ्लोएम क्या है? हमारा वस्कुलर बंडल्स। तो सबसे बाहर क्या होता है? मीजोफिल सेल होता है, उसके अंदर क्या होता है? बंडल सीथ सेल होता है, और उसके अंदर क्या होता है? वस्कुलर बंडल्स। कुछ ऐसा होता है। मैं ट्राई करता हूं डायग्राम बनाने की, मेरा डायग्राम थोड़ा टेढ़ा है। ठीक, ये हो गया हमारा क्या? वस्कुलर बंडल्स। क्या हो गया ये हमारा? वस्कुलर बंडल्स। और उसके आसपास क्या? उसके आसपास कुछ ऐसे बंडल सीथ सेल होता है। कैसे? ऐसे कुछ ऐसे बंडल सीथ सेल होता है। देखो भाई, मेरे को पता है मेरे को डायग्राम बनाने नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया? ब्लू कलर वाला हमारा बंडल सीथ सेल, और जो मीजोफिल सेल होता है वो कुछ ऐसे अरेंज होता है। देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ मुझे डायग्राम नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बस समझ में आना चाहिए यार। ड्राइंग कंपटीशन तो नहीं हो रही है यहाँ पे, लेकिन हाँ, एक बायो के टीचर होने के नाते ड्राइंग आपकी अच्छी होनी चाहिए थोड़ा, लेकिन वो मेरी नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। अब कैसे बनाऊं? अच्छा चलो, एक ऐसे बना देता हूँ, संभाल लेना यार जो भी है। मतलब कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पे खाली गैप नहीं होता है। चलो मैंने मिला दिया इसको ऐसे। ये क्या हो गया हमारा? मीजोफिल सेल। क्या हो गया? मार्कर कहीं खत्म, भरना पड़ेगा। ये क्या है हमारा? बंडल सीथ सेल। क्या है? बंडल सीथ सेल। ठीक, और ये क्या है हमारा? अंदर का वस्कुलर बंडल्स। क्या है? वस्कुलर बंडल्स है। तो ये कुछ यही क्या है यार? क्रेंज एनाटॉमी है, जो कि C4 प्लांट्स के पास एक स्पेशल फीचर है। ये C3 में नहीं था, तो नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ हमारे लिए। क्या? क्रेंज एनाटॉमी। तो इसको बनाएंगे हम। तो यार ये था हमारा क्रेंज एनाटॉमी। अब हम थोड़ा बंडल सीथ सेल के बारे में पढ़ते हैं। क्या? थोड़ा मैं इंक भर लूं यार। तो मैंने कर दिया है मार्कर को चार्ज। क्या भी होता है यार? चलिए शुरू करते हैं। क्या? बंडल सीथ सेल्स। किसके बारे में? बंडल सीथ सेल्स के बारे में कुछ देखते हैं यार। बंडल सीथ सेल्स का कुछ खासियत देखते हैं। ये तो पता चल गया बंडल सीथ सेल होता कहाँ पे? क्रेंज एनाटॉमी लाइक स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि ये क्या है कि बंडल सीथ सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ क्या है। ये क्या है ना कि ये थिक वॉल्ड होता है। क्या? थिक वॉल्ड। कैसा? मोटा थिक वॉल्ड होता है। और क्या? इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या? लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। ठीक, और क्या? नो इंटरसेलुलर स्पेस। नो इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। एक्चुअली क्या है ना यार कि हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है, C4 प्लांट्स का क्लोरोप्लास्ट, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो डाइमॉर्फिक है। ये डाइमॉर्फिक वर्ड क्यों यूज किया? क्या हम बोल रहे हैं कि जो हमारा C4 प्लांट्स है, क्या कि C4 प्लांट हैव डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। क्या बोल रहे हैं? डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, डाई मतलब क्या यार? दो। तो डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट कहने का मतलब क्या है कि दो तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है ग्रेनल और एक होता है एग्रेनल। क्या? एक होता है ग्रेनल और एक होता है
ए ग्रेनल। ठीक, ये जो ग्रेनल होगा इसमें क्या होगा यार, ग्रेना प्रेजेंट होगा, ग्रेना प्रेजेंट होगा। ग्रेना प्रेजेंट होगा तो क्या है, लाइट रिएक्शन चलेगा, लाइट रिएक्शन चलेगा। जब लाइट रिएक्शन चलेगा तो O2 रिलीज होगा। क्या होगा, O2 रिलीज होगा। O2 को हमने क्या किया, रिलीज करा दिया। यहां पे क्या है, ग्रेना एब्सेंट होगा, यहां पे लाइट रिएक्शन नहीं चलेगा, यहां पे लाइट रिएक्शन नहीं चलेगा। ये जो हमारा है ये लाइट रिएक्शन यहां पे क्या होगा कि रूबिस्को एंजाइम जो होता है ना वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्या होगा, एब्सेंट होगा। रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट होगा। और यहाँ पे लाइट रिएक्शन में O2 रिलीज हो रहा है यार, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन चल रहा है, तो यहाँ पे O2 रिलीज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन एब्सेंट है। क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन क्या है, एब्सेंट है। ठीक, यहां रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट है, यहां रूबिस्को एंजाइम क्या है, प्रेजेंट होता है। रूबिस्को एंजाइम, यहां रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक, और ऑब्वियस ही बात है यार, ये कहां पे होता है, मीजोफिल सेल में। कहां पे, ये कहां पे हो रहा है, मीजोफिल सेल में हो रहा है। और ये हमारा कहां पे होगा, बंडल स्थित सेल में। कहां पे, बंडल स्थित सेल में होगा। देखो यार, ये जो C4 प्लांट है ना, इसमें रूबिस्को क्या है कि एक्सपोज नहीं होता है हाई O2 कंसंट्रेशन से। क्या कि C4 प्लांट्स में ये जो रूबिस्को ये क्या है कि हाई O2 से क्या है, एक्सपोज्ड नहीं होता है, जो कि लाइट रिएक्शन से बने होते हैं। इस वजह से क्या है कि ये जो हमारा रूबिस्को है ये क्या है कि ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो नहीं कर पाता है। क्या मैं बोल रहा हूं कि यहां लिखता हूं मैं एक बॉक्स बना के, क्या मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो हमारे C4 प्लांट्स हैं, इनमें क्या है, हमारा रूबिस्को क्या है, नॉट एक्सपोज्ड टू O2। तो O2 से एक्सपोज नहीं होगा, O2 के कांटेक्ट में नहीं आएगा रूबिस्को, तो क्या होगा कि यहां पे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी रूबिस्को का नहीं होगा। ऑक्सीजनेज, और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नहीं होगा तो मतलब क्या है, यहां पे इसका फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। और जब फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा यार तो बहुत बड़ा फायदा हो गया। ये देखो क्या कि C4 प्लांट्स में तो फोटो रेस्पिरेशन हो ही नहीं रहा है, मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। और कुछ भी वेस्ट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये हमें क्या है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। तो क्या है कि C4 प्लांट्स में का जो रूबिस्को होता है वो ऑक्सीजन से एक्सपोज नहीं होता है, ऑक्सीजन से एक्सपोज नहीं होता है, दैट्स वाई रूबिस्को अपना ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो नहीं कर पाता है। और जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो नहीं कर पाता है तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन हमने क्या पढ़ा था यार कि RUBP का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो ये प्रोसेस में क्या है कि फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो ये कुछ बातें थी बंडल स्थित सेल के बारे में, C4 प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, C4 साइकिल। पॉज करके मिटाना पड़ रहा है यार, क्योंकि पता है क्या है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है मिटाते मिटाते। तो अब तक हमने कुछ बेसिक बातें जो थी C4 प्लांट्स की वो क्या है, अच्छा लग रहा हूं ना, जो बेसिक बातें हैं C4 प्लांट्स की वो क्या है, हमने कर ली है। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, C4 साइकिल। पहले ही क्या बता रखा है मैंने कि ये जो C4 साइकिल है ये कहां पे हो रहा है, कहां पे हो रहा है, बंडल स्थित सेल और मीजोफिल सेल दोनों में हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मीजोफिल सेल में क्या होगा, लाइट रिएक्शन, और बंडल स्थित सेल में क्या होगा, डार्क रिएक्शन। तो चलिए हम बनाते हैं क्या, C4 साइकिल बनाते हैं। मान लो ये हमारा क्या हो गया, कुछ ऐसा यार,
ये है हमारा मीजोफिल सेल। क्या है? मीजोफिल सेल। क्या है? मीजोफिल सेल। ये क्या है हमारा? बंडल शीथ सेल। कौन सा सेल दिख रहा है? क्या थोड़ा सा दिख रहा है? बंडल शीथ सेल है। क्या है ये? ये हमारा क्या है? ये बंडल शीथ सेल है और ये मीजोफिल सेल है। ये क्या है यार? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही क्या होगा कि इन दोनों सेल्स के बीच में एक्सचेंज होगा। क्या होगा? एक्सचेंज होगा दोनों के बीच में। तो इस मीजोफिल सेल में क्या होता है ना, सबसे पहले कि जो हमारा पेपकेज होता है, क्या जो पेपकेज होता है वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से CO2 लेके और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बनाता है हमारा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और फिर वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या करता है कि फर्दर क्या बनाता है हमारा? मैलेट और एस्पार्टेट। में क्या बोल रहा हूं कि जो हमारा पहले क्या कर रहा है ये पेपकेज PP क्या कर रहा है कि एटमॉस्फेयर से क्या ले रहा है? CO2। और CO2 लेके क्या बना रहा है? फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, जो कि कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बना रहा है। क्या? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये PP कितने कार्बन का है यार? 3 कार्बन का है। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 हो गया। कहां पे? ये PP क्या किया? एटमॉस्फेयर से CO2 लेके और क्या बनाया? OAA। किसके प्रेजेंस में? पेपकेज के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? पेपकेज के प्रेजेंस में। बन गया पहला क्वेश्चन आपका। क्या कि फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा? OAA। फिर ये OAA क्या करता है कि क्या बनाता है? मैलेट बनाता है और एक एस्पार्टेट भी बनाता है। क्या बनाता है? मैलेट भी बना दिया और क्या बना दिया यार? एस्पार्टेट भी बना दिया। ये दोनों कितने कार्बन के होते हैं? 4 कार्बन। ये भी कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। और ये भी कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। ये काम कहां पे हुआ? मीजोफिल सेल में। कहां पे? मीजोफिल सेल में हुआ। ठीक। ये एस्पार्टेट बनने के टाइम पे क्या लगा हमारा? NH2। कितना? 6। इसको भी ले लो 6। ये भी 6 बना, ये भी 6 और ये भी 6 बना। समझने के लिए 6 समझने के लिए तुम डेटा नहीं लेके भी समझ सकते हो। ठीक है। अब ये क्या होगा ना कि जो मैलेट और एस्पार्टेट मीजोफिल सेल में बना है, ये कहां पे जाएगा? कहां पे? बंडल शीथ सेल में जाएगा। चलो भेजते हैं, आ जाओ। ये लो, मैंने भेज दिया दोनों को। कहां भेज दिया है भाई? मैंने कहां भेज दिया है? ये कौन सा सेल है? बंडल शीथ सेल में भेज दिया है मैंने। ठीक है। तो लो, आ गया यहां पे। ये आया यहां पे 6 कितना? मैलेट। और ये 6 क्या आ गया हमारा यहां पे? एस्पार्टेट। अब ये मैलेट क्या करेगा यार? यहां पे ये मैलेट क्या बना देगा हमारा? आगे यहां पे एक CO2 रिलीज करेगा और एक पायरुविक एसिड बनाएगा। मतलब क्या? पायरुवेट बनाएगा। क्या बनाएगा? मैलेट क्या करेगा? एक पायरुवेट बनाएगा और एक मॉलिक्यूल CO2 क्या करेगा? रिलीज करेगा। क्या करेगा? एक मॉलिक्यूल CO2 रिलीज कर दिया। अब ये CO2 रिलीज कर दिया, फिर ये एस्पार्टेट क्या करेगा? एस्पार्टेट भी एक मॉलिक्यूल क्या करेगा? एक मॉलिक्यूल, इसको थोड़ा और नीचे लिखते हैं। ये क्या किया? एक CO2 दिया और ये एस्पार्टेट भी क्या करेगा कि CO2 रिलीज करेगा और ये क्या है कि एक और कंपाउंड बनाएगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एलेनिन। क्या बोल रहे हैं? एलेनिन। सिंपल सा C4 साइकिल है भाई, बस इतना ही याद रखना। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके इसको हमें नहीं पढ़ना है। क्या कि प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 हुआ, उससे क्या बना? 4 कार्बन कंपाउंड OAA। दैट्स वाई हमने इस साइकिल का नाम क्या दिया? C4 साइकिल। चलो ठीक है। फिर इस OAA से क्या बना? मैलेट और एस्पार्टेट। और ये मैलेट और एस्पार्टेट बन के कहां पे जाते हैं? बंडल शीथ सेल में जाते हैं। उस बंडल शीथ सेल में जाके ये क्या है कि मैलेट क्या करता है? पायरुवेट और एक CO2 देता है और एस्पार्टेट क्या करता है? एक CO2 और एक एलेनिन देता है। फिर ये पायरुवेट क्या है? कहां पे आ जाता है? ये पायरुवेट। फिर ये जो देखो यार, ये जो एलेनिन है ना, ये एलेनिन भी क्या देता है हमारा? एक पायरुवेट। ये भी फिर फर्दर क्या देता है? हमें एक पायरुवेट देता है। और हमें पायरुवेट पता है कितना कार्बन होता है? 3 कार्बन। कितना कार्बन? 3 कार्बन। अब ये जो पायरुवेट है ये कहां पे चला आता है? ये फिर पायरुवेट कहां पे चलाएगा हमारा? PP को रिजनरेट करने। कहां चलाएगा? PP को रिजनरेट करने। लो, ये भी और ये भी। यार एरो कंफ्यूज
कंफ्यूजन दे रहा होगा, लेकिन संभाल लेना। क्या बोल रहा हूं मैं कि दोनों के क्या कर रहे हैं कि पायरुवेट कहां जा रहे हैं, रीजनरेशन के लिए पीपी का, ठीक है, वहां पे एटीपी भी यूज होगा, फॉस्फेट बॉन्ड भी ब्रेक होंगे। ये कहा क्यों जा रहे हैं यहाँ पे, रीजनरेशन के लिए, किस लिए, रीजनरेशन के लिए, ठीक है। रीजनरेशन के टाइम पे क्या है कि एटीपी भी लगेगा, कितना, 2 एटीपी लगेगा या 1 एटीपी लगेगा, उसकी बात हम अभी करेंगे, पहले आप इसको नोट करेंगे। बहुत सिंपल सा है, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, नोट करेंगे। तो यार क्या हुआ यहाँ पे कि पायरुवेट कहाँ आया, इस मेसोफिल सेल में क्या हुआ, रिटर्न आया, ठीक, किस चीज के लिए, इस पीपी के रीजनरेशन के लिए। और इस पीपी का रीजनरेशन किसके प्रेजेंस में होगा, पीपी डीके के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, पीपी डीके के प्रेजेंस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, क्या बोलते हैं, पीपी डीके। कहां लिखूं मैं, कहां लिखूं, ये तो हो गया होगा ना आपका, मैं मिटा के लिखता हूं, एक सेकंड में पॉज करके मिटाऊं। तो मैं क्या बोल रहा था यार कि वो जो पीपी का रीजनरेशन हो रहा है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, पीपीडी के, क्या, पीपीडी के प्रेजेंस में हो रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, क्या, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, पीपीडी के। इसके प्रेजेंस में क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा था, क्या हो रहा था, रीजनरेशन हो रहा था, किसका, पीईपी का। यार देखो जो नॉर्मल एटीपी, देखो इस रीजनरेशन में क्या यूज हो रहा है, एटीपी। जो हमारा नॉर्मल एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है ना, उसमें क्या होता है कि एक एटीपी जब टूटता है तो क्या देता है यार, हमारा एडीपी देता है। लेकिन यहां पे जब एटीपी यूज हो रहा है ना, तो एक एटीपी से क्या होता है कि 2 हाई फॉस्फेट बॉन्ड टूटते हैं, क्या, 2 हाई फॉस्फेट बॉन्ड एनर्जी क्या है, टूटते हैं, 2 हाई फॉस्फेट बॉन्ड टूट रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे कि 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड क्या है, टूट रहे हैं एक एटीपी से। और एक एटीपी क्या दे रहा है, एक एएमपी भी दे रहा है, क्या, कि एक एटीपी से हमारा क्या मिल रहा है, एक एएमपी भी मिल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से सुन लो कि नॉर्मल जो एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है ना, वहां पे क्या है कि एक एटीपी से एक एडीपी मिलता है, ठीक है। यहाँ पे पीपी के रीजनरेशन के टाइम पे जो एटीपी यूज हो रहा है ना, उससे 2 हाई फॉस्फेट बॉन्ड क्या होते हैं, एनर्जी वाले, 2 हाई एनर्जी वाले फॉस्फेट बॉन्ड क्या होते हैं, टूटते हैं। और ईच एटीपी से क्या है, एक एएमपी भी मिलता है। दैट्स वाई यहाँ पे एक एटीपी को क्या है, जैसे नॉर्मल एटीपी जो यूज होता है एक एटीपी, यहाँ पे वो क्या है, उसके कंपेयर में 2 एटीपी यूज हो रहा है, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, शायद मेरी बातें आपको कंफ्यूजिंग लग रही हो क्या, कि नॉर्मल कंडीशन में जो एक एटीपी यूज होता है ना, वो यहाँ पे 2 एटीपी के बराबर होता है। क्या, कितना एटीपी के बराबर होता है, यहाँ पे 2 एटीपी के बराबर। नॉर्मल कंडीशन में जो हम एक एटीपी यूज करते हैं, यहाँ पे वो क्या है, 2 एटीपी के बराबर हो जाता है। ये एक एटीपी कितने एटीपी के बराबर हो जाता है, यहाँ पे 2 एटीपी के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो बात आती है कि एक ग्लूकोज या फिर हेक्सोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन में कितना एटीपी या फिर कितना फॉर्मेशन करने में एटीपी लगा, क्या, कि एक ग्लूकोज या हेक्सोज को बनाने के लिए कितना एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ, कितना एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ। हम क्या पढ़ रहे हैं भाइयों, फोटोसिंथेसिस, ये क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस। और यहाँ पे क्या होगी, बस बातें बनने की। तो हमने C3 प्लांट्स में भी बनाया था, क्या, 18 यूज करके, ठीक, 18 एटीपी यूज किया था भाई C3 में, हमने 18 एटीपी यूज किया था, किसमें, हमने C3 में, ठीक। और 12 NADP यूज किया था। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे क्या चल रहा है, C4 में क्या चल रहा है हमारा, C3 भी चल रहा है और C4 भी चल रहा है। C3 भी मतलब C3 C4 में बार बार बोल दे रहा हूं, लेकिन बोलने का मतलब ये कि लाइट रिएक्शन भी चल रहा है और डार्क रिएक्शन भी चल रहा है। तो यहाँ पे कितना एटीपी यूज हुआ यार, 18 एटीपी किसका, 18 एटीपी किसका, C3 प्लांट वाला, C3 साइकिल वाला। 18 एटीपी किसके यूज हुए, C3 साइकिल के। और यहाँ पे मैंने 6 लिया था, पेपकेस पीपी 6 लिया था। तो एक पीपी को रिजनरेट करने में 2 एटीपी लग रहा है, तो 6 पीपी को रिजनरेट करने में कितना एटीपी भाई, 12 एटीपी। कितना एटीपी, 12 एटीपी। ये 12 एटीपी प्लस 12 एटीपी, 12 मतलब क्या है, ये 6 एटीपी बराबर 6 एएमपी।
तो टोटल एटीपी कितना यूज हो रहा है यार, 30 एटीपी। और यहाँ पे तो कोई NADPH2 का रोल तो था ही नहीं, तो बाकी का बचा हुआ क्या है कि 12 NADPH2 जो था वो किसमें यूज हो रहा था, हमारा C3 साइकिल में यूज होता है। तो एक ग्लूकोज या एक हेक्सोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए C4 प्लांट्स में कितने एटीपी और कितने NADPH लगेंगे, तो 30 एटीपी और 12 NADPH लगेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, डिफरेंस करने दे देता है आपको कि C3 और C4 प्लांट में डिफरेंस करो, मेजर डिफरेंस, रिजल्ट यही है हमारा। फिर कुछ और बातें क्या यार, कि ये जो C4 प्लांट होता है मोर प्रोडक्टिव होता है। ये मोर प्रोडक्टिव क्यों होता है, क्योंकि इसमें तो फोटो रेस्पिरेशन हो ही नहीं रहा है। और क्या, ये सूखे ड्राई कंडीशन में भी अपने आप को टोलरेट कर सकता है। कौन, ये C4 प्लांट। जहां पे वाटर की कमी हो क्या, वहां पे ये भी अपने आप को टोलरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये था एटीपी वगैरह के बारे में। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यार। क्या, अच्छा हाँ, जैसे हमने क्या बोला कि एक हेक्सोज मॉलिक्यूल या एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना लग रहा है, 30 और 12। तो एक CO2 के लिए कितना लगेगा यार, एक CO2 के लिए कितना लगेगा, 5 एटीपी और 2 NADPH। ठीक, NADPH क्यों, क्योंकि जब 6 के लिए क्या है यार, 30 और 12, तो एक के लिए क्या होगा, ये CO2 के लिए, तो एक के लिए क्या होगा, 5 और 2। तो आपसे क्वेश्चन वो इस फॉर्म में भी पूछ सकता है क्या, कि अच्छा बताओ हेक्सोज के लिए, या फिर बता दो तुम क्या है कि पर CO2 फिक्सेशन के लिए। तो पर CO2 फिक्सेशन के लिए तुम क्या बोलोगे, 5 एटीपी और 2 NADPH। और एक हेक्सोज या फिर एक शुगर के लिए क्या बोलोगे यार, ग्लूकोज के लिए क्या बोलोगे, 30 एटीपी और 12 NADPH2। ठीक है, ये थी बातें। और थोड़ी सी देख लेते हैं बातें। बस बातों ही बातों का खेल है मेरे भाई, बातों ही बातों में, बस बातों ही बातों का खेल है। रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो रात को, और आज है मेरा बर्थडे। बर्थडे के दिन मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ, C4 प्लांट्स 7 में, याद रखिएगा अभी। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं यार। एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल देखते हैं। सनफ्लावर, फ्लेवेरिया, और क्या हो सकता है यार, मेज। और एग्जाम्पल कुछ याद आ रहा है क्या आप लोग को? मैंने तो इतना लिखा क्या कि सनफ्लावर लिखा, मैंने मेज लिखा, फ्लेवेरिया लिखा, और एक और क्या हो सकता है यार, सोरगम लिख सकते हैं। ये फ्लेवेरिया जो होता है ना, बस डाइकोट होता है। ये फ्लेवेरिया क्या होता है, बस हमारा डाइकोट होता है। बाकी सारे क्या होते हैं यार, मोनोकॉट। ये तीनों क्या है हमारे, ये क्या है, मोनोकॉट है। क्या है हमारे, मोनोकॉट है। और ये जो C4 प्लांट है कहां कॉमन होता है हमारा, मोनोकॉट में। C4 प्लांट कहां कॉमन होता है, C4 प्लांट कॉमन इन मोनोकॉट्स। एंजियोस्पर्म्स में भी क्या ये बहुत मिलता है। मोस्ट मेंबर ऑफ ग्रामिनेसी और साइपरेसी फैमिली, किसमें, मोस्ट मेंबर, ये एग्जांपल्स है यार। मोस्ट मेंबर ऑफ ग्रामिनेसी एंड साइपरेसी। ठीक, तो यार ये था C4 प्लांट। आप लोग बहुत डरते हो, क्या है क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। मैंने बहुत सिंपल किए आपको बताने की। ठीक, तो ये था हमारा आज का वीडियो, किसके बारे में, C4 साइकिल के बारे में। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ न कुछ के साथ, किसके साथ, केम पाथवे के साथ, और किसके साथ, फोटो ऑक्सीडेशन के साथ, और किसके साथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस के साथ। खत्म करने वाले हैं अगले लेक्चर में हम किसको, फोटोसिंथेसिस को। याद रखिए, साथ ही साथ आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट चालू हो चुका है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाए, #AskBio पे डाउट पूछे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।